हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संतोष है और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक होम्योस्टैसिस। सबसे पहले हम होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो होम्योस्टैसिस को कैसे डिफाइन किया गया है? मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें दो टर्म्स हमें पता होना चाहिए। एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और कंडीशंस क्या है। देखिए, एनवायरनमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। किसको बोलेंगे? तो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और कौन कौन सी चीज़ मिलके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं? जितना भी जो लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है और चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी की सराउंडिंग में, वो सारे मिल के क्या बनाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। और कौन बनाता है इंटरनल एनवायरनमेंट? ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता हो। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में प्रेजेंट वेरिएबल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इन सारे वेरिएबल्स का अपना एक नॉर्मल रेंज होता है। जैसे अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो रेस्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 100 से 140 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 60 to 90 mmHg। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 60 to 90 बीट्स पर मिनट। इसी तरह से बाकी जितना भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरिएबल है, सबका एक नॉर्मल रेंज है, और ये सारे वेरिएबल्स अपने नॉर्मल रेंज में वैरी करता रहता है। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 140 के बीच में वैरी करता रहेगा। ऐसे ही बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं सब के सब अपने नॉर्मल रेंज में वैरी करता रहता है। इसलिए इन सब को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का दूसरा नाम है कंडीशन। और सारे वेरिएबल मिलके क्या बनाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। अब चलिए हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। ह्यूमन बॉडी की अंदर जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें बहुत सारे वेरिएबल और कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं, और इन सब वेरिएबल और कंडीशंस को नियरली कांस्टेंट मेंटेन रखना, मतलब इन सारे वेरिएबल और कंडीशंस को अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखने को ही बोलते हैं हम होम्योस्टैसिस। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी वेरिएबल है वो सब मिलके बनाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन मोस्ट कॉमनली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को मोस्ट कॉमनली इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली बोला जाता है, इसी को सिर्फ नहीं बोला जाता है। मतलब सारे वेरिएबल मिलके इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है क्या और इसको मोस्ट कॉमनली इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली सेल से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमन बॉडी कितने सेल से मिलकर बना है? 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। 4 टाइप्स के टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मतलब एक से ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें उसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे हार्ट, किडनी, लंग। क्या है? एग्जांपल है किसका? जो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसका। और उसमें इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और 11 सिस्टम मिलके क्या बनाता है, ह्यूमन बॉडी और एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो अभी तक हमें क्या देखा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टिश्यूज लेवल से लेकर सिस्टम लेवल तक किस चीज़ से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। या फिर होल ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। इसीलिए सेल को कैसे डिफाइन किया गया है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सारे के सारे ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। और ह्यूमन बॉडी हेल्दी कब रहेगा, जब तक सेल नॉर्मल फंक्शन करेगा तब तक ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगा। और सेल जब अब नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा तो ह्यूमन बॉडी भी क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल फंक्शन और हेल्दी नहीं रह जाएगा। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो कब तक नॉर्मली फंक्शंस करेगा, जब तक सेल के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें जब तक कंस्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अपने नॉर्मल रेंज में रहेंगे तो ह्यूमन बॉडी के जितना भी सेल है वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगा। और कंस्टिट्यूएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अगर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा या कम होता है तो ये सारे के सारे सेल अब नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देंगे और ह्यूमन बॉडी हेल्दी नहीं रह जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या, उसको समझने से पहले हमें ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी एक्चुअली दो चीज़ से मिलकर बना है, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड से। अगर सॉलिड की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की 1/3 सॉलिड से मिलकर बना होता है। ह्यूमन बॉडी की होल मास की 1/3 सॉलिड्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी की होल मास की 2/3 फ्लूइड होते हैं। अगर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करें जिसका वज़न 70 kg है तो इसमें से 70 kg में से 40 लीटर्स वाटर होंगे और 30 kg सॉलिड्स होंगे। अभी जो 40 लीटर्स वाटर है उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी फ्लूइड। ये जो बॉडी फ्लूइड्स है दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसको बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। और ये कितना होता है, होल बॉडी फ्लूइड का 2/3। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब वो बॉडी फ्लूइड जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और कितना होता है, सिर्फ होल बॉडी फ्लूइड का 1/3। अभी जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसको एक्चुअली डिफरेंट नेम दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी की कौन सी पार्ट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच में जो स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अगर इस स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, जो लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिम्फ। इसी हिसाब से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को डिफरेंट नेम दिया गया है, किसके बेसिस पे कि ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी पार्ट में प्रेजेंट है। अब इन सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से कौन सा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सेल को सराउंड करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अलावा हमारे बॉडी में जितना भी अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स है ऑलमोस्ट सारे में सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स देखो कौन कौन सा है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है कंस्टिट्यूएंट्स का वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, ग्लूकोज। ये सारे क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है और सारे कंस्टिट्यूएंट्स का अपना एक नॉर्मल रेंज है। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 75 से 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बात करें हम सोडियम की तो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 138 टू 146 मिलीमोल पर लीटर। अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो इसका नॉर्मल रेंज है 35 टू 45 mmHg पार्शियल प्रेशर इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जितना भी कंस्टिट्यूएंट्स है सबका अपना नॉर्मल रेंज है और जब तक ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट रहेंगे तब तक सेल नॉर्मल फंक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और यही रीज़न है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या बोला जाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, मोस्ट कॉमनली बोला जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी जो हमने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सारे कंस्टिट्यूएंट्स देखे हैं, ये सारे के सारे क्या होता है, वो अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होने की कोशिश करता है। अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होने की कोशिश करना मतलब सारे, देखिए सारे कंस्टिट्यूएंट्स का नॉर्मल रेंज है, या तो कंस्टिट्यूएंट्स अपने नॉर्मल लोअर लिमिट से कम होना या फिर अपर लिमिट से ज़्यादा होना, उसको क्या बोलेंगे हम, डेविएशन। तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स अपने नॉर्मल रेंज से क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, डेविएट होने की कोशिश कर रहा है। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारा टिश्यू के अंदर और जो सेल प्रेजेंट होते हैं, ये जो टिश्यू सेल्स है जिसको एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंड करते हैं, है ना, ये टिश्यू सेल क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कंटिन्यूसली वांटेड सब्सटेंस को यूज करता रहता है और अनवांटेड सब्सटेंस बना के फिर से वापस इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेक्रेट करता रहता है, जिसके कारण से वांटेड सब्सटेंस की लेवल कम होने की कोशिश करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और अनवांटेड सब्सटेंस की लेवल बढ़ने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जो टिश्यू सेल है ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली यूज करने ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, इसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं और करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं और बना के क्या करते हैं, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करते रहते हैं। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अगर इस केस में जिस रेट से टिश्यू सेल इन सारे कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ कर रहा है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करके सेक्रेट कर रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसी रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस को की सप्लाई इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ना हो और सेम रेट से वेस्ट प्रोडक्ट को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रिमूव ना किया जाए, तो क्या होगा, वांटेड सब्सटेंस की जितना भी लेवल है वो कम हो जाएगा और अनवांटेड सब्सटेंस की लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन बॉडी में हेल्दी ह्यूमन बॉडी की जितना भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे कंटिन्यूसली काम करता रहता है ह्यूमन बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में। अगर हम यहाँ बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंस्टिट्यूएंट्स को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने की, तो ह्यूमन बॉडी की बहुत सारा ऑर्गन कंटिन्यूसली काम करता रहता है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर जितना भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है वो अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे। तो ये कौन कौन सा ऑर्गन है, बहुत सारे के सारे ऑर्गन है, लेकिन उसमें से कुछ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वांटेड सब्सटेंस को लंग, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटिन्यूसली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करता रहता है और अनवांटेड सब्सटेंस को लंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर ये क्या करता है, यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड या अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो कैसे करता है, तो देखो ये सारे वांटेड सब्सटेंस, ये सारे ऑर्गन क्या करता है, सबसे पहले जितना भी वांटेड सब्सटेंस है उसको ब्लड में ऐड करेगा। ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये सारे वांटेड सब्सटेंस कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड वेसल्स की जो सबसे माइन्यूट ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कैपिलरी बोलते हैं, वो कैपिलरी तक आएगा। और कैपिलरी कहाँ लाइज करता है, टिश्यू जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ उसकी क्लोज लाइज करता है। तो जैसे ही ब्लड कैपिलरी पे आया तो कैपिलरी से में से क्या हुआ, प्लाज्मा के साथ साथ यहाँ से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सारे के सारे क्या हुए, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद यहाँ से अनवांटेड सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ मूव हुए, यहाँ पे फिर से कैपिलरी में एंट्री किया। उसके साथ साथ यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी एंट्री करता है कैपिलरी में और वहाँ से क्या होता है, थ्रू वेनस सिस्टम वापस इन सारे ऑर्गन के पास जाता है और फाइनली ये सारे ऑर्गन्स इस ब्लड से क्या करता है, अनवांटेड सब्सटेंस को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जिसके कारण से यहाँ पे वांटेड सब्सटेंस की कंटिन्यूसली यूज हो रहा है इस टिश्यू सेल के द्वारा और सेम रेट से, जिस रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस की ऐड हो रहा है, यूज हो रहा है, सेम रेट से ये सारे ऑर्गन सेम रेट से वांटेड सब्सटेंस को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड कर रहा है, जिसके कारण से वांटेड सब्सटेंस की लेवल कभी भी कम नहीं होता है। अब जिस रेट से यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसी रेट से क्या होता है, ये सारे ऑर्गन वेस्ट प्रोडक्ट को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलता रहता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ना हो और अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहे। अब देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, किस रेट से टिश्यू सेल इन सारे
कंस्टिट्यूएंट्स एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंस्टिट्यूएंट्स को या फिर बोल सकते हो वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और किस रेट से वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करके यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेक्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी की कंडीशन के ऊपर। अगर ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइजिंग कंडीशन में है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो टिश्यू सेल है हाई रेट से इन सारे वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और हाई रेट से वेस्ट प्रोडक्ट बना के इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करेगा, और उस टाइम इन सारे ऑर्गन को हाई रेट से फंक्शंस करके वांटेड सब्सटेंस को यहाँ ऐड करना पड़ेगा और हाई रेट से इस वेस्ट प्रोडक्ट को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स या अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में इसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो अपने नॉर्मल रेंज में रहे। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है तो उस टाइम में क्या होगा, जो टिश्यू सेल है वो लेस रेट से वांटेड सब्सटेंस को यूज़ करेगा और लेस रेट से क्या करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करके यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड करेगा। उस टाइम इन सारे ऑर्गन को कितना काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको कम रेट से क्या करना है, वांटेड सब्सटेंस को यहाँ पे सप्लाई करना है और कम रेट से यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो रेस्टिंग कंडीशन में इन सारे ऑर्गन को कम काम करना पड़ेगा। मतलब क्या कि ये सारे ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं, उसकी जो रेट ऑफ फंक्शन है वो ह्यूमन बॉडी की कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता रहता है। कभी इस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, कभी कम काम करना पड़ता है। तो इस सारे ऑर्गन की जो फंक्शंस रेट ऑफ फंक्शन है उसको एक्चुअली रेगुलेट कौन करता है, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ये सारे रेगुलेटरी सिस्टम कंटिन्यूसली काम करके क्या करते हैं, इन सारे ऑर्गन की रेट ऑफ फंक्शंस को ह्यूमन बॉडी की कंडीशन के हिसाब से रेगुलेट करता रहता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा रेगुलेटरी सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो इस रेगुलेटरी सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? इसका काम है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से अगर डेविएट हो जाता है तो क्या करता है वो, ये रेगुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में जितना भी स्ट्रक्चर है उसकी रेट ऑफ फंक्शंस को अल्टर करके जो वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ है उसको वापस अपने नॉर्मल रेंज में लेके आके क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें से दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? नर्वस एंड एंडोक्राइन रेगुलेटरी सिस्टम। नर्वस रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ही फास्ट काम करता है और एंडोक्राइन रेगुलेटरी सिस्टम स्लो काम करता है। तो जितना भी जो ह्यूमन बॉडी में रेगुलेटरी सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है वो काम कैसे करते हैं? वो काम करते हैं एज अ फीडबैक सिस्टम और एज अ फीडबैक लूप। तो फीडबैक सिस्टम हम बोलेंगे किसको? हम फीडबैक सिस्टम उसको बोलेंगे जिसके पास 3 कंपोनेंट हो, उसको बोलेंगे हम फीडबैक सिस्टम। तो कौन सा 3 कंपोनेंट? एक रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा इफेक्टर। इन सारे जो हमने पार्ट देखे हैं और कंपोनेंट देखे हैं फीडबैक सिस्टम की, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स का काम क्या है? रिसेप्टर्स का काम है मॉनिटर करना। किसको मॉनिटर करना? ह्यूमन बॉडी में जितना भी वेरिएबल है उसको मॉनिटर करना, और मॉनिटर करके क्या उसको देखना है कि कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ तो उसका मतलब क्या हो, उसको डेविएशन को बोलते हैं हम स्टिमुलस। क्या बोलते हैं हम? स्टिमुलस। और जैसे ही स्टिमुलस अराइज हुआ तो इसने क्या किया, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, और रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल भेजा। रिसेप्टर ने क्या किया, सिग्नल भेजा। किसको? कंट्रोल सेंटर को। तो जो रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को उसको बोलते हैं इनपुट सिग्नल, और कंट्रोल सेंटर फाइनली क्या करेगा, जो यहाँ से रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको अब इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है कि कंट्रोल सेंटर अब पता करेगा जो डेविएशन हुआ है कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, या तो वेरिएबल की
अपने वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से कम हुआ है या फिर अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हुआ है, वो कौन पता करता है? कंट्रोल सेंटर। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं हम इवैल्यूएशंस। तो कंट्रोल सेंटर का काम क्या है? इवैल्यूएट करना, और इवैल्यूएट करके ये क्या करता है? एक और सिग्नल भेजता है, किसको? इफेक्टर को। तो जो कंट्रोल सेंटर सिग्नल भेजते हैं इफेक्टर को, उस सिग्नल को बोलते हैं हम आउटपुट सिग्नल। और जैसे आउटपुट सिग्नल इफेक्टर को मिला तो इफेक्टर क्या करता है? फाइनली जो वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हुआ था उसमें चेंज ला के अपने नॉर्मल रेंज में फिर से वापस ले आते हैं और होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो इफेक्टर क्या है? इफेक्टर मतलब कोई भी कंसर्न ऑर्गन जो पार्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करके अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ सके, उसको बोलेंगे हम इफेक्टर। ऑर्गन हो सकते हैं या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में मान के चलिए ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ह्यूमन बॉडी की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम हो गई, तो उस केस में इफेक्टर कौन होगा? लंग्स, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पे? कंट्रोल सेंटर आउटपुट सिग्नल भेजेगा लंग्स को, और लंग्स क्या होगा? हाइपर वेंटिलेट होगा। हाइपर वेंटिलेट मतलब उसकी लंग्स की रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाना। तो जैसे ही रेट और डेप्थ बढ़ेगा रेस्पिरेशन का, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होंगे, और जो ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम हुआ था वो फिर से बढ़ के अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। मतलब जो वेरिएबल डेविएट हुआ था वो चेंज होके अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब जितना भी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है या कंट्रोल सिस्टम है या फिर रेगुलेटरी सिस्टम है, और जो काम करता है एज अ फीडबैक सिस्टम, है ना, वो क्या हो सकता है? या तो वो जो फीडबैक सिस्टम जो है, या तो वो नेगेटिव फीडबैक हो सकता है या फिर पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक की, ठीक है। तो जितना भी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितना भी कंट्रोल सेंटर है, उसमें से ज़्यादा कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है? एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब जितना भी वेरिएबल है उसको अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में? कंट्रोल सिस्टम हमेशा इनिशिएटिंग स्टिमुलस की अगेंस्ट या निगेटिव काम करता है। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है? इनिशिएटिंग स्टिमुलस मतलब फिर से हमने पहले भी देखा था, स्टिमुलस की मतलब हमने समझा था, मतलब अगर कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होना, मतलब उसको बोलेंगे हम इनिशिएटिंग स्टिमुलस। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है, कि इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है और इसमें कंट्रोल सिस्टम कैसे इनिशिएटिंग स्टिमुलस की नेगेटिव और अपोजिट काम करता है। अभी एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, एक लो ब्लड शुगर लेवल और दूसरा है हाई ब्लड शुगर लेवल। पहले हम लो ब्लड शुगर लेवल से शुरू करेंगे। तो ब्लड शुगर का क्या होता है? ब्लड शुगर का अपना नॉर्मल रेंज होता है, और नॉर्मल रेंज से जैसे ही कम हुआ तो क्या हो गया? लो ब्लड शुगर लेवल। तो क्या हो गया यहाँ पे? जो लो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या है? इनिशिएटिंग स्टिमुलस है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट हो गया, और डेविएट किस डायरेक्शन में हुआ? कम होने के मतलब कम हो गया। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस, और यहाँ पे कौन सा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम कर रहा है? एज अ नेगेटिव फीडबैक। तो क्या करेगा वो? अगेंस्ट जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस है उसके या तो अपोज करेगा या फिर उसके नेगेटिव काम करेगा। तो लो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, तो इसका अपोजिट एक्शन क्या होगा? आप देखते हैं, जैसे ही सिग्नल जाएगा पेंक्रियाज को, तो पेंक्रियाज क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन क्या करेगा? जाके ह्यूमन बॉडी की जितना भी स्ट्रक्चर है, सेल है, उन सब में एक्ट करेगा। मोस्टली लीवर और मसल सेल में एक्ट करता है, और वहाँ पे जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, ग्लूकोज स्टोर होते हैं, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, और फाइनली ग्लूकोज को इन सारे सेल से निकाल के कहाँ ले जाएंगे? ब्लड में। और ब्लड में क्या हो जाएगा? फाइनली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना। कंट्रोल सेंटर ने इसके अगेंस्ट में, कंट्रोल सिस्टम ने इसके अगेंस्ट में काम किया, और क्या किया? जो लो ब्लड शुगर लेवल था उसको बढ़ा के फिर से अपने नॉर्मल रेंज में ले गया। दूसरा इनिशिएटिंग स्टिमुलस, अब जो हमारा वेरिएबल है कौन सा? ब्लड शुगर,
अब वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपने नॉर्मल रेंज से हाई हो रहा है। जैसे ही ब्लड शुगर अपने नॉर्मल रेंज से हाई हुआ, इनिशिएटिंग स्टिमुलस सिग्नल गया किसको, कंट्रोल सेंटर को। कौन है यहाँ पे, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ने रिलीज़ किया इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ गया, अगेन हमारा जो लीवर मसल सेल्स हैं वहाँ पे गया, और जाने के बाद जितना भी जो है हमारे एक्सेस ब्लड है और एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में, उन सारे को इन सारे सेल के अंदर एक्चुअली ले जाता है और फाइनली वहाँ पे उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वहाँ पे एज ए ग्लाइकोजन स्टोर कर देता है, और जिसके कारण से अब क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, इनिशिएटिंग स्टिमुलस हाई ब्लड शुगर लेवल, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ने इसके अगेंस्ट काम करके, इनिशिएटिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट काम करके, नेगेटिव काम करके क्या किया, उसको लेवल को कम किया और फाइनली उसको अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, डिक्रीज्ड वेंटिलेशन। डिक्रीज्ड वेंटिलेशन मतलब जो लंग्स है उसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाना। तो यहाँ पे डिक्रीज्ड वेंटिलेशन हो गया इनिशिएटिंग स्टिमुलस। जैसे ही वेंटिलेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर, और आप ब्लड में बोल सकते हो, ह्यूमन बॉडी की ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने के साथ साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, और बहुत ही जल्द डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट में, जिसके कारण से अब ब्लड में हाइड्रोजन का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वेंटिलेशन कम हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, जिसके कारण से हाइड्रोजन आयन ब्लड में एक्चुअली उसका लेवल भी बढ़ गया। अब ये जो इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन प्लस डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये दोनों क्या करेगा, जाके फाइनली वहाँ पे एक रिसेप्टर होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ह्यूमन बॉडी में, उसको स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही ये स्टिमुलेट होगा, ये क्या करेगा, इसमें जो नर्व होते हैं, कौन सा, हेयरिंग नर्व और आयोटिक नर्व, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और फाइनली एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में सिग्नल किसको भेजेगा, इनपुट सिग्नल्स कंट्रोल सेंटर को। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। बहुत सारे चार रेस्पिरेटरी सेंटर है, आप बाद में पढ़ोगे, जिसमें से एक है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। इसको कंट्रोल सेंटर, ये क्या है, कंट्रोल सेंटर, इसको इनपुट सिग्नल भेजेगा रिसेप्टर। जैसे एक इनपुट सिग्नल कहाँ से आ रहा है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से आ रहा है। दूसरा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा था, जिसके कारण से क्या होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अब डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाएगा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो ब्रेन के चारों साइड प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक्चुअली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब डिफ्यूज होके वहाँ पे चला जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड CSF में जाने के बाद वहाँ पे भी क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा वाटर के साथ, बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या होगा, फिर से डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और प्लस बाइकार्बोनेट में, जिसके कारण से CSF में अब हाइड्रोजन के लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का लेवल CSF में बढ़ेगा तो वहाँ से ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन में एंट्री करेंगे, और फाइनली ब्रेन में जो कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, उसको स्टिमुलेट करेंगे, और फाइनली जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो भी इनपुट सिग्नल भेजेगा किसको, सेम कंट्रोल सेंटर डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। तो इधर से भी इनपुट सिग्नल आ रहा है, इधर से भी इनपुट सिग्नल आ रहा है। अब ये दोनों इनपुट सिग्नल मिलने के बाद अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को इवैल्यूएट करेगा, इसको पता चलेगा कि क्या है, बॉडी में क्या हुआ है, वेंटिलेशन कम हो गया है, तो अब क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक, एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करके जो वेंटिलेशन कम हुआ है उसको फिर से बढ़ा देगा। तो आउटपुट सिग्नल भेजेगा इफेक्टर को। यहाँ पे इफेक्टर रेस्पिरेटरी मसल्स, जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स को आउटपुट सिग्नल मिला इस कंट्रोल सेंटर से, रेस्पिरेटरी मसल्स क्या किया, फोर्सफुली प्लस हाई रेट से कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से जो वेंटिलेशन कम हुआ था, डिक्रीज हो गया था, वो बढ़ के फिर से अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।
इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था? डिक्रीज वेंटिलेशन। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ने और कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, उसने इस इनिशिएटिंग स्टिमुलस के अगेंस्ट काम किया और फाइनली उसको बढ़ा के अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ गया। एक और एग्जांपल है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। अब देखिए हम बात करते हैं थायरोक्सिन लेवल की, ठीक है, या नॉर्मल थायरोक्सिन। सबसे पहले इसमें थायरोक्सिन लेवल, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल जिसका कोई डेविएशन नहीं हुआ है। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो थायरोक्सिन के लेवल बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। सबसे पहले हम बढ़ने को देखते हैं। थायरोक्सिन लेवल बढ़ना, अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या हुआ? थायरोक्सिन के लेवल बढ़ना, ठीक है। ये क्या होगा? सिग्नल जाएगा किसको? हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? TSH सिक्रीशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, उसकी सिक्रीशन को या तो बंद क्या करता है? वो बंद कर देता है। जैसे ही उसका सिक्रीशन बंद हुआ तो ह्यूमन बॉडी में TSH की लेवल कम हो जाएंगे। और TSH क्या करता है? TSH एक्चुअली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके थायरोक्सिन सिक्रीशन करवाता है। तब इसका ही TSH का लेवल कम हो गया तो थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन कम होंगे, जिसके कारण से थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगा और फाइनली जो थायरोक्सिन की लेवल ह्यूमन बॉडी में बढ़ गया था वो कम होके अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस इंक्रीज होना, थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज होना, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, इसके अगेंस्ट में काम करके फिर से इसको लेवल को डिक्रीज करके अपने नॉर्मल रेंज में ले आया और होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? थायरोक्सिन लेवल कम होना। ये क्या हो गया यहाँ पे? इनिशिएटिंग स्टिमुलस। जैसे ही थायरोक्सिन लेवल कम होगा तो क्या होगा? सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीशन कराएगा। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीशन हुआ तो जो थायरोक्सिन के लेवल कम हो गए थे वो फिर से बढ़ के अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और इस हिसाब से होम्योस्टेसिस फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल था किसका? कंट्रोल सिस्टम जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अब देखिए गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एक्चुअली गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, लेकिन कंट्रोल सिस्टम कौन सा कंट्रोल सिस्टम? जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, उसका गेन। तो गेन क्या बताता है? गेन बताता है डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो कितना इफेक्टिव है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। तो इसको हम दो एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे गेन से डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम पता होता है, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल में दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में सेम पर्सन है, दोनों एक ही पर्सन है दोनों कंडीशन में। लेकिन कंडीशन 1 में इस पर्सन का जो बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। तो बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है क्या? एक्चुअली बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मेंटेन करना मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर कम होना होगा तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है उसको बढ़ा के नॉर्मल रेंज में ले जाएगा और जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको कम करके उसको अपने नॉर्मल रेंज में लेके आ जाएगा। वो काम किसका है? बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का, जो कंडीशन 1 में काम ही नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन 2 में ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन 1 में सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, इसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया। तो ब्लड प्रेशर कितना था? 100 mmHg। उसके बाद इस पर्सन में एक नॉन वॉल्यूम ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया गया। तो जैसे ही नॉन वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड का इस पर्सन में तो क्या होगा? इस पर्सन की जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड अमाउंट बढ़ जाएगा और ब्लड अमाउंट बढ़ना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो क्या होगा? अब इस पर्सन में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया? 100 mmHg से बढ़ के 175 mmHg हो गया। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ ब्लड प्रेशर? +75, ठीक है। अब सेम पर्सन है कंडीशन 2 में, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम अब काम कर रहा है, ठीक है। इनिशियल ब्लड प्रेशर कितना है? 100 mmHg,
है ना। और इनिशियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के बाद इसमें भी क्या किया, सेम जितना कंडीशन 1 में जितना अमाउंट ब्लड, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंडीशन 1 में ट्रांसफ्यूज़ किया गया था, सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या किया कंडीशन 2 में भी ट्रांसफ्यूज़ किया गया। लेकिन सेकेंड जो कंडीशन 2 में ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से बढ़ के सिर्फ 125 mmHg हो रहा है। मतलब कितना इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर प्लस 25 mmHg इंक्रीज हुआ। तो यहाँ जो हमारा बैरोरेसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है, ब्लड प्रेशर को कितना कंट्रोल किया या कितना कम किया, और करेक्शन, आप दूसरा टर्म्स बोल सकते हो कितना करेक्शन किया। तो करेक्शन कितना किया, जब ये काम नहीं कर रहा था तो प्लस 75 इंक्रीज हो रहा था, प्लस 75 mmHg इंक्रीज हो रहा था। और जब ये कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस 25 mmHg इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्शन कितना किया, प्लस 75 में से -50 इसने कम कर दिया, मतलब करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही -50 इसने करेक्शन किया तो अब इंक्रीज़ कितना रह गया, प्लस 25 ब्लड प्रेशर, प्लस 25 mmHg ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह गया। ठीक है, तो करेक्शन कितना है यहाँ पे, -50। तो एरर, अब एरर कितना है, एरर मतलब ये जो कंट्रोल सिस्टम है काम करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा रह गया, तो बढ़ा कितना रह गया, प्लस 25। तो ये जो प्लस 25 है क्या है, एरर है। अब गेन का फार्मूला देखिए क्या है, करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। करेक्शन कितना है, -50, एरर कितना है, प्लस 25। अब 50 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 2, माइनस को प्लस से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, माइनस, तो गेन कितना हो गया, -2। अब देखिए गेन का वैल्यू जितना बढ़ेगा, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उतना ज़्यादा होगा, मतलब करेक्शन उतना ज़्यादा होगा और एरर उतना कम होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, मान के चलिए कंडीशन 1 में बीपी कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 170 mmHg हो रहा है, तो इंक्रीज कितना हो रहा है, प्लस 75। अब कंडीशन 2 में मान के चलिए जब बैरोरेसेप्टर, ये जो कंट्रोल सिस्टम है, बैरोरेसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर बढ़ कितना रहा था, 100 से बढ़ के 125 हो रहा था, तो इंक्रीज़ कितना हो रहा था, प्लस 25। अब मान के चलिए से कंडीशन 2 में प्लस 25 इंक्रीज ना होके कितना होता, प्लस 5 इंक्रीज होता और ब्लड प्रेशर कितना रह जाता, 105। ठीक है, तो इसमें इस केस में करेक्शन कितना होता, करेक्शन -70 होता और एरर कितना रहता, +5। अब इसे अगर हम गेन की वैल्यू निकालते तो कितना होता हमारा, -70 डिवाइड बाय -5 और टोटल कितना गेन होता है यहाँ पे, -14। तो मतलब जैसे ही गेन का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, करेक्शन बढ़ रहा है और एरर कम हो रहा है। मतलब क्या कि डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है वो एक्चुअली बढ़ रहा है। और किससे पता चलता है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम से पता चलता है। तो ये था हमारा कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम जो एज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम समझ चुके हैं, अब पॉजिटिव में देखते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो हमेशा इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट करता है या फिर इसकी पॉजिटिव में काम करता है। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस की पॉजिटिव में काम करना या फिर फैसिलिटेट करना मतलब क्या होता है, तो कोई भी वेरिएबल अगर अपने नॉर्मल रेंज से डेविएट होता है तो ये जो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, उसको और ज़्यादा डेविएट करेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है तो ये हो गया इनिशिएटिंग स्टिमुलस। अगर यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर पॉजिटिव फीडबैक है वो अगर काम करेगा तो क्या करेगा, इनिशिएटिंग स्टिमुलस को और बढ़ा देगा। मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा था ब्लड में उसको और कम कर देगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मान के चले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो बढ़ रहा है, मतलब अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ना इनिशिएटिंग स्टिमुलस है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो एज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा वो क्या करेगा, इसको इन्हांस करेगा, इसकी सपोर्ट करेगा या फिर इसको एज अ पॉजिटिव काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ गया है उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या हो रहा था,
निगेटिव में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा था, इनिशिएटिंग स्टिमुलस की अगेंस्ट में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल सिस्टम इनिशिएटिंग स्टिमुलस को सपोर्ट में काम करेगा। तो इसीलिए और क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी के लिए एक्चुअली हार्मफुल होता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता। क्यों? आप ही देखिए कि कोई भी चीज़ें बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा रहा है, और कुछ कम हो रहा है, कोई भी वेरिएबल अपने नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो उसको और कम कर रहा है, तो होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने में हेल्प करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम जिसका नेचर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं जहाँ पे ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। देखिए इस एग्जांपल में, अब ग्राफ को देखते हैं पहले। अगर मान के चलिए ह्यूमन बॉडी की मतलब कोई भी ह्यूमन बॉडी में इंजरी हो गया, इंजरी होने के कारण से क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगा तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी से ब्लड वॉल्यूम और ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टम में और बोल सकते हो वैस्कुलर सिस्टम में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड लॉस 2 लीटर से कम हो रहा है, 2 लीटर से कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या कंट्रोल सिस्टम जो एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखता है, वो क्या करेगा, काम करके ब्लड प्रेशर को फॉल नहीं होने देगा। मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगा अगर ब्लड लॉस कितना है, 2 लीटर से कम है तो। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड लॉस 2 लीटर से ज़्यादा हो गया तो उस केस में नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था वो क्या हो जाएगा, अब वो फेल हो जाएगा। और जैसे ही वो फेल होगा तो क्या होगा, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ही ब्लड लॉस हुआ कितना, 2 या 2 लीटर से ज़्यादा, तो क्या हो गया, अब जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो अब कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे फेल हो चुका है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होना, इनिशिएटिंग स्टिमुलस। अभी क्या करेगा, जैसे ही एक्चुअली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो से। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम होगा। तो यहाँ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो कोरोनरी ब्लड फ्लो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, हमारे जो कार्डियक मसल है उसको अब कम ब्लड सप्लाई होगा। और कार्डियक मसल को जैसे ब्लड सप्लाई कम होगा तो कार्डियक मसल्स को अब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिलेगा, जिसके कारण से अब कार्डियक मसल्स का वीकनेस होना शुरू हो जाएगा। और कार्डियक मसल जितना फोर्सफुल कंट्रैक्ट करता था नॉर्मली, अब उतना कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना वॉल्यूम ब्लड का अपना आयोटा में इजेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ फोर्सफुल जो कार्डियक मसल है उसका फोर्स ही कम हो गया तो क्या होगा, वो कम फोर्स से वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड पंप करेगा, जिसके कारण से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है। और जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, आर्टरी में और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसके कारण से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब जैसे ही आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और कम हुआ तो क्या होगा, हमारा जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है और कम होगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो और कम होने के कारण से कार्डियक मसल की वीकनेस और बढ़ जाएंगे, और कार्डियक मसल की वीकनेस और बढ़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और कम होगा, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर और ज़्यादा कम होगा। और ये जो प्रोसेस है एक बार शुरू होने के बाद रिपीट होता रहेगा, कब तक, जब तक कार्डियक मसल्स इतना वीक ना हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दे। और जैसे ही हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम होना। और यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट करके क्या कर रहा है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को और कम कर रहा है, जिसके कारण से कोरोनरी ब्लड फ्लो इतना कम हो जाता है कि हार्ट मसल्स
कम की वीकनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि फाइनली हार्ट बीट करना बंद कर देगा और पर्सन को डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसी तरह से आप कोई भी, अभी तक हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी बहुत सारा एग्जांपल हमने देखा, वहाँ पे भी आप लॉजिक लगाएंगे कि वहाँ अगर उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता तो क्या होता, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता, वो क्या होता और ज़्यादा डिस्टर्ब होता और जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमेशा ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशन में, मतलब कुछ कंडीशन में यूज़फुल भी होता है। बहुत ही कुछ ही कंडीशन है जिसमें यूज़फुल होता है, जिसमें से एक कंडीशन हम देखेंगे जिसमें वो यूज़फुल है। अब देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे क्या होता है, ये देखिए यूट्रस का स्ट्रक्चर, बेबी है यूट्रस में, यूट्रस की ये देख रहे हो जो ये डीप लाइन है, ये क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स कहाँ ओपन होते हैं, वेजाइना, और वेजाइना थ्रू ये बेबी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो हमारा लेबर के टाइम की बात करें तो लेबर स्टार्ट कैसे होता है लेबर एक्चुअली स्टार्ट होता है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है। तो यूट्रस की जो अपर पार्ट है सबसे पहले उधर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, और जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, इस बेबी को सर्विक्स की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। तो बेबी की हेड क्या करेगा, सर्विक्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करना डायलेट करना शुरू करेगा, जिसके कारण से सर्विक्स में स्ट्रेचिंग होगा। और सर्विक्स में क्या होता है, बहुत सारा मैकेनो रिसेप्टर होता है, मेनली स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। वो स्ट्रेच को सेंस करेगा, स्टिमुलस क्या है, स्ट्रेच है ना, सॉरी इस स्ट्रेच को सेंस करेगा, और स्ट्रेच को जैसे ही सेंस करेगा तो ये जो अपना स्ट्रेच रिसेप्टर है एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर इनपुट सिग्नल किसको भेजेगा, अपना कंट्रोल सेंटर को। यहाँ कंट्रोल सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को इनपुट सिग्नल भेजेगा, और इनपुट सिग्नल जैसे हाइपोथैलेमस को मिला उसने आउटपुट सिग्नल भेजा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्लड में एंट्री करेगा और वहाँ के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, फिर से वापस हमारे यूट्रस के पास। यूट्रस के पास पहुँचते ही यूट्रस के जो वाल होते हैं, मस्कुलर वाल, उसमें ऑक्सीटोसिन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, और फाइनली ऑक्सीटोसिन्स इस रिसेप्टर के साथ जो यूट्रस की वाल में जो स्मूथ मसल्स है उसमें जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेगा, और हम ये जो यूट्रस की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। तो यहाँ पे इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या था, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है ना। फाइनली यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम एज ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, वो क्या कर रहा है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को फर्दर इन्हांस कर रहा है, मतलब इनिशिएटिंग स्टिमुलस को फैसिलिटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो यूजफुल है कि हार्मफुल है, यूजफुल है। क्यों, क्योंकि जितना फोर्सफुली यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा बेबी का बर्थ उतना ईजिली होगा। तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, कंट्रोल सिस्टम जो है, जब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करते हैं वो यूजफुल है। इस हिसाब से एक दो और एग्जांपल है जहाँ पे यूज़फुल होते हैं, आप बुक खोलिए वहाँ से पढ़िए, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली हार्मफुल होता है।